हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है, मतलब आज का विषय है फैराडे नियम। हम लोग विद्युत रसायन पढ़ रहे थे। विद्युत रसायन में हमारा जो आज का इस क्लास में टॉपिक है, मतलब विषय जो है वो है फैराडे का नियम। हमने इसके पहले वाली क्लास में बात किया था वैद्युत अपघटन पर और वैद्युत अपघटनी सेल पर बात किया था, और इस क्लास में हम बात करेंगे फैराडे के नियम पर कि फैराडे का नियम क्या कहता है और इस पर किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हमें देखते हैं कि फैराडे का नियम होता क्या है और ये नियम किस लिए दिया गया फैराडे के द्वारा। तो थोड़ा सा आपको हम याद दिलाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वैद्युत अपघटनी सेल बना लिया, मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया, और यहाँ तक हमने इसमें एक विलयन भर लिया। कौन सा विलयन? वैद्युत अपघटन वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब वैद्युत अपघट्य को मिला करके पानी में हमने एक विलयन बनाया है, इसको कहेंगे वैद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है, तो इस विलयन में प्लस और माइनस आवेश होंगे। A+ होगा और B-। मान लीजिए आपने इसमें AB मिलाया था तो A+ एंड B-। जैसे आपने यहाँ AB ले लिया, इसको आपने पानी में घोल दिया तो क्या बनाएगा? A+ एंड B-। तो यहाँ जो ये बना है A+ B-, से क्या होगा? एक्वस होगा। एक्वस का मतलब ये रहा कि इसके अंदर पानी है, मतलब ये पानी के अंदर तैर रहे हैं ये आयंस। तो ये बात आपको पहले भी बताई गई थी और इस समय भी बताई जा रही है। तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है ना। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, ये इलेक्ट्रोड ले लिया हमने 2, और इनको हम आगे पावर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो मान लीजिए इसको हमने जो है बड़ा कर दिया और इसको छोटा कर दिया। ये माइनस वाला होगा, ये प्लस वाला होगा। ये विद्युत स्रोत है, तो विद्युत स्रोत के प्लस वाले के साथ हमने इसको जोड़ा है और माइनस वाले के साथ हमने इसको जोड़ा है। विद्युत स्रोत से हमने इन दोनों प्लेटों को जोड़ रखा है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो है यहां पर कुछ इस तरह जुड़ा हुआ है। तो जब यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या? क्योंकि हमने इस प्लेट को विद्युत स्रोत के प्लस वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा है और इस वाले प्लेट को विद्युत स्रोत के माइनस वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा है, तो यहां पर माइनस आएगा और यहां पर प्लस आवेश आएगा। इसको हम कहेंगे एनोड और इसको हम कहेंगे कैथोड। ठीक है ना, ये हमारा कैथोड होगा और ये क्या होगा? एनोड होगा। इसमें क्या होता है कि ये जाकर के यहां चिपक जाता है और ये जाकर के यहां चिपक जाता है। दोनों अपने अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा था। हमने वहां ये भी आपको बताया था कि जब ये आयन जाकर के यहां चिपक जाएंगे तो होगा क्या? तो आपने पढ़ा था रिएक्शन होगी, और रिएक्शन भी हमने देखा था। अपचय अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स रिएक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अभिक्रिया होगी कौन सी? अपचय अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहां ऑक्सीकरण होगा और यहां अपचयन होगा। तो ऑक्सीकरण अपचयन होने के बाद क्या होता है कि इस पर चिपक जाता है और इसका चार्ज खत्म हो जाता है। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब इसके आगे की बात जो है, क्या करना हमको? फैराडे के नियम की बात करना है। फैराडे ने यहां पर यह बताया कि जब यहां पर जाकर के सेटल डाउन होगा, मतलब चिपक जाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान यहां जाके चिपकेगा, कुछ ना कुछ इसका भार होगा। जो इसका भार होगा इन आयंस का, इनका भार हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे उसकी गणना करेंगे? इसी गणना पर आधारित इनका नियम है। इनके नियम के अनुसार जो है हम यहाँ पर इसका कितना भार
चिपकेगा और इसका कितना भार यहाँ चिपकेगा, ठीक है, इसकी गणना, इस भार की गणना हम करेंगे फैराडे के नियम के अनुसार। तो फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे के दो नियम हैं, ठीक है, फैराडे के दो नियम हैं। तो पहला नियम क्या कहता है और दूसरा नियम क्या कहता है वो देख लीजिए। जो फैराडे का प्रथम नियम है, जो पहला उसको बोल देंगे प्रथम नियम, ठीक है ना। जो प्रथम नियम होगा वो किसी एक सेल के लिए अप्लाई होगा, और जो द्वितीय नियम होता है वो तब अप्लाई होता है, तब उसका हम प्रयोग करते हैं जब हम दो या दो से अधिक सेल को एक साथ जोड़ देते हैं और समान विद्युत धारा सभी सेलों में प्रवाहित करते हैं, तब हम द्वितीय नियम का पालन करते हैं। और जब केवल एक सेल होता है तो एक सेल में इनके भार की गणना करने के लिए हम प्रथम नियम का पालन करते हैं। तो प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम के अनुसार जो है, यहां पर जो इसका द्रव्यमान चिपकेगा और इसका द्रव्यमान चिपकेगा वो निर्भर करता है कि आपने यहां कितनी विद्युत धारा प्रवाहित किया है, कितना चार्ज दिया है, कितना आवेश प्रवाहित किया है, ठीक है। तो प्रथम नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में जो आयन का मास या उसका भार प्राप्त होता है, वो भार विलयन में प्रवाहित किए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अभी यदि आप आवेश ज्यादा प्रवाहित करेंगे तो ज्यादा भार आपको मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा, क्योंकि जब आप यहां आवेश दे रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड में, तब यहां रिएक्शन हो रही है, तभी ये जाकर के यहां पर ये चिपक रहा है। और जैसे आपने यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया, मीन्स आवेश यहां सप्लाई करना बंद कर दिया, वैसे ही ये रिएक्शन रुक जाती है। मतलब ना तो ये आयन इस पर चिपकता है और ना ही उस पर जाके चिपकता है, ठीक। तो इसका भार यहां पर डिपॉजिट नहीं होगा, इसका भार यहां पर आके नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं? मतलब या करके यहां से डाउन नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। जब तक चिपकेगा नहीं तब तक इसका आप भार नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह पाएंगे कि इसका भार यहाँ कुछ ना कुछ आकर के जुड़ रहा है। भाई ये बी माइनस आके चिपकेगा तभी इसका भार इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा इस रॉड में, और ये तब होगा जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तब ऐसा होगा, ठीक है ना। तो प्रथम नियम के अनुसार जो भार यहाँ इसका मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, उसको मान लीजिए हमने W से दिखाया। तो W किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके अनुक्रमानुपाती होगा? Q के। Q क्या है? हमारा चार्ज है। चार्ज का मतलब आवेश। या करके इसको लिख सकते हैं W बराबर Z इंटू Q। अब हम जानते हैं क्योंकि Q बराबर क्या होता है? I इंटू T। ये समीकरण नंबर 1 था। तो यदि हम Q का मान यहां से उठा के यहां रख दें, ये हो जाएगा W बराबर Z I T। यही है आपका प्रथम नियम। अब इस समीकरण में कौन क्या है लिख देते हैं। जो W ये क्या है? W जो है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट यानी जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, इनका द्रव्यमान या इनका भार है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट का भार है, या आयन जो यहां पर जाके चिपक रहे हैं उनका भार है। तो W को हम सिर्फ यहां पर भार लिख रहे हैं, आप समझ जाना। ये भार है जो आपसे पूछा जाएगा। और यहां पर जो जड़ है ये नियतांक है, इसको नियतांक बोलते हैं। और I जो है ये क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा। और T क्या है यहां पर? T जो है समय है। समय किसमें? सेकंड में। समय हमेशा यहां सेकंड में होती है। तो यह है प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। अब जो फैराडे का द्वितीय नियम है वो क्या होता है उसको जरा देख लेते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम,
तो फैराडे का जो द्वितीय नियम होगा उसके लिए यहां पर हम और सेल बनाएंगे, तो कम से कम 2 सेल तो होने ही चाहिए। जब 2 सेल लेकर के हम इसको बनाएंगे तभी समझ पाएंगे कि द्वितीय नियम क्या है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेल ये बना दिया, दूसरा सेल हमने ये बना दिया, ठीक है ना, इसमें भी विलयन भर दिया, इसमें भी विलयन भर दिया, वैद्युत अपघट्य का विलयन, यहाँ A प्लस तथा B माइनस, यहाँ A प्लस B माइनस, ठीक है ना, ये है आयन। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रोड को हम इसके साथ जोड़ देंगे और इनको जो है हम यहां कहीं जोड़ेंगे। मान लीजिए ये हमारा माइनस वाला एंड है और ये प्लस वाला है। प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। तो ये विद्युत स्रोत है। यहाँ पर यहां से हम जितनी धारा प्रवाहित करेंगे वो इसमें भी आएगी और इसमें भी जाएगी। तो यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये प्लस में होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और ये माइनस में होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आवेश हैं। तो ये इसका कैथोड है और ये इसका एनोड है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड को हमेशा किसके साथ जोड़ते हैं? कैथोड के साथ जोड़ते हैं। जब ऐसा हम करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये आयन यहाँ जाके डिपॉजिट होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। बात समझ गए ना। तो फैराडे ने जब देखा कि जब हम समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है अपने विद्युत अपघट्य, उसका कितना भार यहाँ डिपॉजिट होगा और इसका कितना भार यहाँ डिपॉजिट होगा, इस बात को बताने की कोशिश की। तो फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा? द्वितीय नियम के अनुसार होगा W1 बटे, मान लीजिए यहाँ पर भार कितना आया? W1 आया और यहाँ पर भार कितना आ गया? W2। तो इन्होंने कहा कि W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। यहाँ E क्या है? E है हमारा इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार। तो ये तुल्यांकी भार है किसका? जो यहाँ पर वैद्युत अपघट्य लिया गया है, ठीक है ना। तो इस समीकरण से इसको हम यहाँ करके ऐसे लिख सकते हैं, W इज प्रोपोर्शनल टू E। मतलब जो यहाँ पर भार प्राप्त होता है वो किस पर निर्भर करता है? वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार पर निर्भर करता है। ये वे तुल्यांकी भार पर निर्भर करेगा, तो इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और आगे इसको सॉल्व करिए। इसको लिख सकते हैं W बराबर F इंटू E, ठीक है ना। अब यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रथम नियम से हम जानते हैं W बराबर ZIT। प्रथम नियम के अनुसार लिखेंगे, चूंकि W बराबर क्या होता है? ZIT होता है, तो इसको आप यहां रख सकते हैं। तो ZIT बराबर F इंटू E, समीकरण नंबर 2। अब इससे आप जिस तरह का समीकरण बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। जैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जरूरत पड़े उस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर, यदि हम इसकी बात करें, इसको समीकरण नंबर 3 मानिए, इसको 2 मानिए। यदि हम इसकी बात करें तो W बराबर जो यहां लिखा है F इंटू E, इस समीकरण में जो W है वो क्या है? भार है किसका? वैद्युत अपघट्य का। और जो F है वो क्या होता है? फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक है, ध्यान रखिएगा। और फैराडे नियतांक होता कितना है? तो ये होता है
96,500 कूलॉम। ये हमने राउंड ऑफ करके लिया है, ठीक है, ये हमने राउंड ऑफ करके लिया है। वैसे ये होता है 498 आता है। अब 498 को आप राउंड ऑफ करेंगे 500, इसलिए लिखा है 5900 राउंड ऑफ वैल्यू है एफ की, जो फैराडे कांस्टेंट है, तो आप न्यूमेरिकल में यही पुट करिएगा। और ई क्या है, ये तुल्यांकी भार है किसका, वैद्युत अपघट्य का, इसको हम कहते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार किसका, वैद्युत अपघट्य का। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, जय भारत।